जादुई मास्क। कुछ दूर एक छोटे से गांव में एक गरीब मजदूर की बेटी रहती थी। उसके साथ उसकी दादी और एक छोटी बहन रहती थी। वो बहुत गरीब थे। ना उनके पास खाने को कुछ था, ना पीने को। लॉकडाउन की वजह से उनके माता पिता जो बाहर शहर में मजदूरी कर रहे थे, उन्हें भी कुछ काम नहीं मिल रहा था और ठीक से 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो रहा था। कुछ भी समझ या मदद ना मिलने पर वे शहर से गांव की ओर कड़ी धूप में पैदल ही चले आए। दादी माँ, पिताजी का शहर से टेलीफोन आया था। वो कह रहे थे कि उन्हें कुछ भी काम नहीं मिल रहा है और खाना भी ठीक से नसीब नहीं हो रहा। घर के सेठ ने किराया ना मिलने पर उन्हें घर से निकाल दिया और वो पैदल ही गांव लौट गए। बेटी, अब तो तू ही बता, क्या कर सकते हैं? मेरी भी उम्र हो चुकी है। थोड़े आए राशन से, आटा दाल से तो घर चला रहे हैं। हमारी इकलौती पुरानी जमीन बेचकर मैंने तुम्हारे लिए कुछ पैसे जुटाए थे ताकि बड़े होकर तुम्हारी शादी हो सके। ये लो, इन्हें अलमारी में रख दो। रिया पैसे लेकर अलमारी में रख देती है और ऐसे ही कुछ दिन तक लगातार चलने के बाद रिया के माता पिता घर पहुंचते हैं। दादी कोमल, बाहर आओ, माँ और पिताजी आ गए। दादी कोमल को गोद में लेकर बाहर आती है और देखती है कि पीछे पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस खड़ी हुई है। दादी, पुलिस और एम्बुलेंस क्यों आई है? कुछ हो गया है क्या? पुलिस गाड़ी से उतरती है और रिया के माता पिता को एम्बुलेंस में पकड़कर ले जाती है। सारा गांव देखता ही रह जाता है। रिया और दादी कोमल को लेकर भाग कर आते हैं। तब तक एम्बुलेंस निकल चुकी होती है। पुलिस आकर उन्हें समझाने लगती है। कोरोना वायरस की वजह से बाहर से आए मजदूरों को 14 दिन के लिए अस्पताल में क्वारंटाइन किया जा रहा है। अगर वो स्वस्थ होंगे तो उन्हें घर छोड़ दिया जाएगा। बेटी रो मत, तुम्हारे माता पिता सुरक्षित हैं, वो जल्द ही आ जाएंगे। पुलिस वाला चला जाता है और रिया ये सुनकर रोने लगती है और अंदर चली जाती है। रिया दीदी, मुझे माँ के पास जाना है, पिताजी के साथ रहना है, मुझे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। कोमल रोने लगती है। रिया रोते हुए कोमल को चुप कराने लगती है और दोनों सो जाते हैं। 14 दिनों बाद ये खबर आती है कि रिया के माता पिता कोरोना पॉजिटिव थे और अब वे इस दुनिया में नहीं रहे। रिया, उसकी दादी और छोटी बहन अब बेसहारा हो चुके थे। अब उनके पास कोई ना था। इस सदमे में कुछ दिनों बाद उनकी दादी भी शांत हो गई और दोनों अब बिल्कुल अकेले हो चुके थे। जिस तरह मेरी माँ और पिताजी कोरोना की चपेट में आ गए, अब इस दुनिया में नहीं रहे, मैं ऐसा अब नहीं होने दूंगी। मैं गरीब मजदूरों के लिए मास्क बनाऊंगी जिससे वो अपने परिवार के पास सुरक्षित पहुँच सके। रिया के पास मास्क बनाने के लिए कुछ नहीं था। वो उसकी दादी की बची हुई जमीन के पैसों से ही मास्क बनाने के लिए कपड़े, मशीन और सैनिटाइजर खरीद कर लाती है। मास्क को सैनिटाइज करके गरीबों तक गली गली जाकर फ्री में मास्क बांटती है। एक दिन वो चलते चलते एक बरगद के पेड़ के पास पहुंचती है और कड़ी धूप के कारण कुछ देर वहीं बरगद की छांव में बैठ जाती है और शाम होने का इंतजार करती है। बैठे बैठे उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाती है। रिया उठने के बाद देखती है कि उसकी मास्क की टोकरी गायब हो गई। वो उसे ढूंढने लगती है। शाम हो गई, अब जाकर बाकी के मास्क बांट देती हूँ, फिर घर जाकर खाना भी तो बनाना है। अरे अरे, मेरा टोकरा कहाँ गया? कहीं पेड़ के पीछे तो नहीं? कहीं हवा से इधर उधर तो नहीं चला गया? मुझे उसे ढूंढना होगा। मेरे पास अब पैसे भी नहीं बचे नए मास्क के लिए। वो उसे हर जगह ढूंढती है और उसे कुछ नहीं मिलता और उसके सारे पैसे भी खत्म हो चुके हैं। उतनी ही देर में तेज हवाएं चलने लगती हैं और बरगद के पेड़ पर बंधा एक कपड़ा उस पर आ गिरता है। वो कपड़ा खूब मुलायम होता है, दूसरे कपड़ों से बिल्कुल अलग और बहुत अच्छा। रिया उसे देखकर खुश हो जाती है। वो उस कपड़े से मास्क बनाने का सोचती है। क्यों ना मैं इस कपड़े से मास्क बनाऊं? कम से कम इस कपड़े से कुछ मास्क तो बन ही जाएंगे। रिया उस कपड़े को ले सीधा घर पहुंचती है और फिर वो उस कपड़े को काट कर
मशीन पर मास्क बनाने के लिए सिलने लगाती है। देखते ही देखते वो थोड़े मास्क बना लेती है और फिर वो थोड़ी दुखी भी हो जाती है कि वो ज्यादा मास्क नहीं बना पाई और रिया उदास बैठकर रोने लगती है। तभी अचानक उसे जमीन पर कुछ जगमगाता हुआ दिखाई देता है। रिया देखती है कि जमीन पर पड़े हुए वो कपड़े के टुकड़े चमकने लगते हैं और कमरे से सारे टुकड़े इकट्ठे होकर वापस से एक बड़े से कपड़े का रूप ले लेते हैं। और रिया ये देखकर समझ जाती है कि ये कोई आम कपड़ा नहीं है और रिया वो देख बहुत खुश होकर फिर से मास्क बनाने लगती है। वो जितने मास्क बनाती उतना ही कपड़ा लंबा होने लगता। रिया घबरा जाती है और सोचने लगती है कि ये कपड़ा उसके माता पिता का आशीर्वाद है, जिससे वो उस कपड़े से बने हुए मास्क को जादुई मास्क समझने लगती है। और ये सोचकर वो सारे गांव और हर जगह गरीब मजदूरों और गरीब लोगों को मास्क बांटने लगती है। और थोड़े दिनों बाद उसे पता चलता है कि उसके जादुई मास्क से कोरोना के मरीज ठीक हो रहे हैं और जितने भी गरीब मजदूर हैं वो अपने परिवार के पास सुरक्षित पहुंच रहे हैं। और इस अच्छे काम को मेहनत और लगन से करने पर उसे प्रधानमंत्री से पुरस्कार मिलता है। तो बच्चों, आपने इस कहानी से ये सीखा कि हम अगर किसी की मदद अच्छे मन से करते हैं तो भगवान भी हमारा अच्छा ही करता है। अगर कोई मुश्किल में हो तो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। लॉकडाउन। चारों तरफ देश में लॉकडाउन चल रहा था। सब अपने अपने घरों में बंद थे। कुछ लोग अपनी जिंदगी आराम से बिता रहे थे, पर कुछ के लिए खाना भी नसीब नहीं हो पा रहा था। इनमें से ही एक परिवार था जिसमें माँ, बाप, बेटा सोनू और बेटी सांची रहते थे। सोनू थोड़ा घमंडी स्वभाव का था। उसे अपने आसपास के लोगों से भी कोई मतलब नहीं था। सांची बड़े दयालु और सरल स्वभाव की थी। सोनू और सांची में कभी नहीं जमती थी। किसी न किसी बात पर हमेशा दोनों में टकरार चलती रहती थी। सोनू, तूने फिर से सारी किताबें फैला दी। इन्हें मैंने अभी तो सजाया था। तो फिर सजा देना। कौन सा तुझे स्कूल जाना है? सारा दिन घर में ही तो रहती है तू। तू भी तो घर में ही रहता है, कुछ तू भी कर लिया कर। सोनू अपने कमरे से बाहर चला जाता है और किचन में जाकर बिस्किट खाने लगता है। उसमें से कुछ खाता है और कुछ जमीन पर फेंक देता है। तभी अचानक उसकी माँ वहाँ आ जाती है और सोनू को डांटने लगती है। सोनू, तू ये क्या करता रहता है? तुझे पता है ना बाहर लॉकडाउन चल रहा है। कुछ भी सामान बाजार में बड़ी मुश्किल से मिल रहा है। तुझे क्या, तुझे तो सिर्फ बर्बाद करना आता है। माँ की आवाज सुनकर सांची भी वहाँ आ जाती है और सोनू की इस हरकत को देखकर थोड़ा दुखी हो जाती है। तभी सांची अपनी बालकनी से नीचे देखती है कि सामने वाली बूढ़ी आंटी के घर के बाहर आगे लोगों की लंबी कतार लगी होती है। सांची अपनी माँ से पूछती है, माँ, यहाँ नीचे लाइन किस लिए लगी है? बाहर तो लॉकडाउन है ना? हाँ बेटा, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा और सामने वाली आंटी खाना बांटती हैं, इसीलिए वहाँ लंबी लाइन लगी हुई है। माँ, क्या हम उन लोगों की मदद नहीं कर सकते? हमारे पास पैसे भी है, तुम पापा से कहो ना कुछ करने को। ये बात सोनू कोने में खड़ा सुन रहा था। तू पागल हो गई है क्या? हम अपने पैसे की कोई भी चीज उन्हें क्यों दें? तभी फोन की घंटी बजती है और सोनू की माँ फोन उठाती है। आप कहाँ हैं? कब आएंगे? मैं नहीं आ पाऊंगा उमा। इस समय मैं हैदराबाद में हूँ और लॉकडाउन की वजह से मैं नहीं आ पा रहा। तुम सब अपना ख्याल रखना। सांची की माँ बहुत उदास होकर सोचने लगती है। न जाने उसके पति को कभी खाना भी मिल पाएगा या नहीं। होटल भी बंद है, रेल, बस सभी कुछ तो बंद है। इधर सोनू की मस्ती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो हमेशा माँ को परेशान करता रहता है। कभी ये बना दो, कभी वो बना दो, आज ये नहीं खाऊंगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। इससे उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है। धीरे धीरे 1 हफ्ता बीत जाता है। सोनू के पापा घर नहीं आए हैं। सांची और उसकी माँ हमेशा पापा के लिए परेशान रहते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, क्या कर रहे होंगे?
उधर सोनू के पापा जब भी फोन करते अपनी परेशानियों के बारे में कभी नहीं बताते, क्योंकि खामखा उमा परेशान होगी। एक दिन की बात है, सोनू सारा खाना ये कहकर छोड़ देता है कि उसे खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। माँ, तुम्हें क्या हो गया है? तुम आजकल अच्छा खाना क्यों नहीं बनाती हो? ये भी कोई खाना है? मैं नहीं खाऊंगा, इसे ले जाओ यहाँ से। सोनू, क्या तरीका है ये माँ से बात करने का? वहाँ लोगों को खाना भी नसीब नहीं हो रहा। पापा भी अभी तक घर नहीं आए, कहाँ से आएगा खाना? अगर तुम खाना यूं ही वेस्ट करते रहे तो हमें भी सामने वाली आंटी के दरवाजे पर लाइन लगाकर खड़ा होना पड़ेगा। जा ना यहाँ से, क्यों दिमाग खा रही है? जा अपना काम कर। तभी मोबाइल पर पापा का वीडियो कॉल आता है। वीडियो कॉल से, बच्चे कैसे हैं? ठीक है, आप कैसे हो? कुछ खाया या नहीं? आप बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ उमा, मैं थोड़ा परेशान हूँ, क्योंकि खाना लेने के लिए रोज लाइन में खड़ा होता हूँ, तब जाकर खाना मिलता है। पापा मम्मी से बात कर रहे थे तो पास ही बैठा सोनू सब सुन रहा था। अचानक सोनू पास आता है और मम्मी से मोबाइल लेकर पापा से बात करने लगता है। पापा, आपने अभी क्या बोला? आपको खाने के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ता है? बात करते करते सोनू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो माँ को मोबाइल देकर अपने कमरे में चला जाता है। ये देखकर सांची सोनू के कमरे में जाती है और पूछती है, सोनू क्या हुआ? तेरी आंखों में आंसू? हाँ सांची, मैंने कभी नहीं सोचा कि खाने के लिए हमारे पापा को लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। सोनू ये बात कहकर रोने लगता है। रो मत सोनू, तुझ पर आंसू अच्छे नहीं लगते। तू बस खाना वेस्ट करना छोड़ दे। यदि तू नहीं खाएगा तो हम ये खाना किसी और को दे देंगे। हम कम से कम एक की तो मदद कर सकते हैं। जो लोग नीचे लाइन में खड़े हैं वो भी तो किसी न किसी के पापा है ना सोनू। सांची और सोनू की बात सुनकर उसकी माँ भी वहाँ आ जाती है। सोनू माँ से कहता है, माँ, मुझे माफ कर दो, अब मैं कभी भी खाने की कोई चीज वेस्ट नहीं करूँगा। सांची, तू भी मुझे माफ कर दे, तुझे भी अब नहीं सताऊंगा। बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि किसी भी चीज को हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा समय चल रहा है जहाँ हर एक चीज की कीमत है।